वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ष 1959। 1959 में उतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं ऐसी, हाँ, पर जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। सब मिलाकर के 4 से 5 या 6 घटनाएं हैं जो हमें याद रखनी है। तो ये लेक्चर उतना बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा होने वाला है, पर हाँ, इंपॉर्टेंट जरूर घटनाएं हैं। आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ, जो भी इवेंट है वो इंपॉर्टेंट तो है। तो शुरू कर लेते हैं। फिर पहली घटना देखते हैं 1959 की। पहली घटना क्या थी कि दलाई लामा ने भारत में शरण ली। ठीक है, आप लोग दलाई लामा के बारे में जानते होंगे। ये बौद्ध भिक्षु है तथा एक बड़े तिब्बत के रिलीजियस लीडर भी रहे हैं। तो दलाई लामा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। चूँकि जो तिब्बत के लोग हैं ना, जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया था तो उसके बाद में जो तिब्बतियन थे वो बहुत बड़ी संख्या में इंडिया आ गए थे दलाई लामा के साथ में, और कुछ जो है ना वो दूसरे देशों में भी फैल गए थे। उन लोगों ने वहाँ की नागरिकता वगैरह ले ली है। तो तिब्बत के जो लोग हैं ना, प्रॉपर जो लोग हैं तिब्बत के रहने वाले, वो लगभग दुनिया के बहुत सारे देशों में मौजूद हैं, कई सारे देशों में मौजूद हैं। दलाई लामा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि तिब्बत पर कब्जा करने की जो कार्रवाई है ना, चाइना ने कब स्टार्ट करी थी। तो वो था वर्ष 1950। ठीक है, 1950 से 51 में चाइना ने हमला कर दिया तिब्बत पर। ठीक है, और उसके बाद में फिर एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो है ना, कुछ समय तक रिलीजियस लीडर और यहाँ का लीडर माना गया दलाई लामा को, और उसके बाद फिर वो भी अधिकार देने से मना कर दिया गया। अंततः फाइनली क्या हुआ कि दलाई लामा को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा वहाँ से। दलाई लामा ने भारत में शरण लेना उचित समझा और भारत में आ गए। तो वो वर्ष था 1959। बहुत एग्जाम में आता है कि दलाई लामा ने भारत में पॉलिटिकल शरण कब ली, राजनीतिक शरण कब ली। तो वो है 1959। तिब्बत के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं। तिब्बत की जो राजधानी है जिसे ल्यासा कहते हैं, ठीक है, अब तो रही नहीं है, पर हाँ, इसके बारे में एक फैक्ट एग्जाम में हमेशा आता रहा है कि फॉरगॉटन सिटी किसे बोलते हैं, विस्मृत शहर कौन सा कहलाता है पूरे दुनिया में, तो वो ल्यासा को कहते हैं। तिब्बत की कैपिटल है। और हमें चाहिए ये कि हम किसी भी तरीके से तिब्बत को और तिब्बत के जो कल्चर है, तिब्बत की जो बाउंड्री लाइन है, इसको जीवित रखें किसी भी तरह से। जब भी हम कभी कोई पॉलिटिकल मैप पढ़ें, देखें या कहीं पर भी प्रेजेंट करें, तो कोशिश ये करिएगा कि तिब्बत जो है ना वो चाइना से अलग दिखाई पड़े। क्योंकि चाइना पर अगर दबाव बनाना ना, उसकी जो साम्राज्यवादी पॉलिसी है, अगर इसको टैकल करना है तो बस उसी की रणनीति से उसे टैकल करना पड़ेगा। जिस तरह से वो अन्य देशों के हिस्सों को अपने दर्शाते हैं ना, इसी तरीके से हमें भी उनके हिस्सों को दर्शाना पड़ेगा एक अलग। जैसे ताइवान को अलग दिखाइए, हांगकांग को अलग दिखा दीजिए, उसके अलावा तिब्बत को अलग दिखा दीजिए। कुछ इस तरह से हमेशा इस पर बात करिए। हम आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान की अगर बात करें कि दलाई लामा कहाँ निवास करते हैं, तो वर्तमान में इनका निवास स्थान हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में ये अपना निवास बनाकर रहते हैं। ठीक है, दलाई लामा का एक्चुअल नाम क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप में आ चुका है एग्जाम में कई बार। तो दलाई लामा का जो एक्चुअल नेम था वो था तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, तो तेंजिंग ग्यात्सो इनका एक्चुअल नाम था। बाद में जब ये एक्चुअल में दलाई लामा इज़ नॉट अ पर्सन, कोई पर्सन नहीं होता दलाई लामा, ये एक पद होता है रिलीजियस फिगर के तौर पर। ये पद, जो भी दलाई लामा के पद पर बैठेगा वो तिब्बत यानी बौद्ध जो अनुयायी हैं तिब्बत में, उन सबका सबसे बड़ा रिलीजियस फिगर होगा। तो याद रखिए आप इसको। हाँ, एक और फैक्ट है जो हमारे काम का है कि 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया गया था। एक अभी बुक भी आई थी सीजीएल के एग्जाम में, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बुक सीजीएल में पूछी गई रिसेंटली कि लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये पुस्तक किसकी है, तो ये दलाई लामा जी ने ये पुस्तक लिखी थी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एनएसडी। एनएसडी के बारे में आपने सुना होगा खूब, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसकी स्थापना 1959 में हुई। भारत में जो भी प्रोमिनेंट एक्टर है ना, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, मनोज बाजपेयी हो, अनुपम खेर हो, या बहुत सारे एक्टर जिनको भी आप देखेंगे वो सब एनएसडी के पास आउट है। एनएसडी में उन्होंने जो है ना एक्टिंग की शिक्षा ली है, यानी राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें कि कहाँ से ऑपरेट करते हैं, तो हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। थिएटर का के लिए एक्टर तैयार करना ही मूल कार्य है एनएसडी का। तो एनएसडी से बहुत सारे जो एक्टर हैं, बहुत जो पॉपुलर एक्टर हैं, वो यहाँ से ही निकले हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। जिस वर्ष एनएसडी बना है उसी वर्ष दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, उस समय पर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे और दूरदर्शन जो था वो एकमात्र संचार का माध्यम था जिसमें कुछ आप देख भी सकते थे। रेडियो इससे पहले मौजूद था पर उसमें आप केवल सुनते थे, है ना, खबरों को सुना जा सकता था, पर यहाँ पर लोगों को देखा भी जा सकता था। तो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1959 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एक और भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है, वो क्या है कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन न्यूज़ एंकर,
यानी भारत में जो पहली लेडी थी जिन्होंने न्यूज़ एंकरिंग करी थी, न्यूज़ जो थी वो बताती थी, न्यूज़ पढ़ती थी, वो कौन थी? तो उनका नाम था प्रतिमा पुरी। ये रेलवे एग्जाम में पूछ चुका है कई बार, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। राउरकेला की बात करें तो ये जो जगह है ना, ये उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगाया गया 1959 में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस ज़्यादा किया गया था, सतत विकास पर, कि विकास भी होता रहे, साथ साथ कृषि पर मूल फोकस था हमारा। लेकिन जब सेकेंड 5 ईयर प्लान्स आए हैं ना, जो सेकेंड FYP है ना, सेकेंड 5 ईयर जो प्लान आए हैं, उसमें क्या किया गया था कि भारी उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो उसी क्रम में इसकी स्थापना करी गई थी स्टील प्लांट की। ये स्टील प्लांट जो है ना उड़ीसा में लगाया गया था। इससे एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आता है कि किसकी मदद से लगाया गया था। तो द स्टील प्लांट वॉज स्टेब्लिश्ड बाय द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की मदद से ये प्लांट लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और प्लांट की बात कर लेते हैं, स्टील प्लांट की। भिलाई जो इस्पात संयंत्र ना, इसकी स्थापना भी 1959 में हुई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में इसकी स्थापना करी गई थी। पर याद रखिएगा कि वो जो प्लांट था वो हमारा उड़ीसा में था, लेकिन भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ना, वो हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी इससे पूछा था कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में मदद किसने करी थी? तो मदद करने वाला जो कंट्री था वो था सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन ने हमारी मदद करी थी इसको एस्टैब्लिश करने में। एक और फैक्ट है जो हमें याद रखना है स्टील के बारे में, क्या है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। यानी इस समय पूरे विश्व में जो हमारी स्टील प्रोड्यूस करने में जो रैंकिंग है ना, वो सेकेंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है और सेकेंड नंबर पर हमारी रैंकिंग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो है पंचायती राज की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर को की गई। 2 अक्टूबर को हम लोग जानते हैं गांधी जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसकी घोषणा करी गई थी। कहाँ करी गई थी, किसने की थी? तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नागौर राजस्थान में इसकी घोषणा करी थी। हम सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र किया गया, उसका विवरण दिया गया है, ठीक है। पंचायती राज की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज, और दूसरा हो गया जो स्थानीय शहरी निकाय होते हैं उनमें पंचायती राज। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, क्या बनता है कि पंचायती राज भारत में कितने स्तर का है, कितने लेयर हैं उसमें? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है। इसके 3 लेयर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जिला परिषद होती हैं, फिर पंचायत समितियाँ होती हैं, उसके बाद फिर ग्राम पंचायतें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। इससे और ऊपर जाएंगे तो ब्लॉक स्तर पर भी कुछ चुनाव होते हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो गया, है ना। तो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है ना, ये भी इसी में आ जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जिला परिषदें, तो जिला परिषदें बनाई जाती हैं, जिला स्तर पर उनका गठन किया जाता है। तो 3 लेयर हैं इसमें ग्रामीण, अगर हम पंचायत की बात करें तो। शहरी पंचायत की बात कर लेते हैं। शहरी पंचायतों में भी 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले नगर निगम आ जाता है, फिर नगर पालिका और फिर नगर परिषद आ जाता है। आपको पता है कि जो नगर निगम है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा। पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? जो 73वां संविधान संशोधन है ना, ये वर्ष 1992 में हुआ था, 1992 में। क्या किया गया था इस संशोधन में? इस संशोधन के जरिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो वो नाम है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और भी है कि वर्ष 1993 में 74वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए क्या किया गया था कि जो नगर निकाय है ना, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एक बात और याद रखना कि जब नगर निकाय की बात आएगी तो उसको लेकर के जो सिफारिशें हैं ना, रिकमेंडेशंस थी, वो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ठीक से काम कर पा रहे होंगे तो ये आपका पूरा डेटा सीक्वेंस में तैयार होता रहेगा। किसी ईयर में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसी ईयर में क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, पर कीप इट अप, लगे रहिएगा, है ना। तो आप इसको ठीक से प्रिपेयर कर पाएंगे। मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट।